हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रेंज क्या होता है और रेंज निकालते कैसे हैं। मैंने कुछ मेथड्स आपको बताए थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज मैंने आपको निकालना बताया था और मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज ग्राफ से भी निकाला जा सकता है। तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी बन सकती है। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लो कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लाइक मान लो हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है y बराबर कोई भी ले लेते हैं -x² + x लिखा है और मेरे को क्या करना है, इसका रेंज फाइंड करना है। क्या करना है? इसका रेंज फाइंड करना है। तो कल मैंने आपसे बताया था कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसके रेंज फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो मेथड्स हैं। पहला मेथड क्या है, आप बेसिकली x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करके आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अगर आप इसका ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ जब आप ड्रॉ कर लोगे इसका तो डायरेक्टली रेंज आ जाएगा। ठीक, तो ग्राफ अगर आप सीखते हैं तो ग्राफ से कैलकुलस पढ़ना बहुत आसान हो जाता है और आपकी जो विजुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ जाती है। ठीक, तो देखिए मैं दोनों मेथड यहाँ पे बताऊँगा। सबसे पहला मेथड 1 क्या है? मेथड 1 है जो मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करके। तो यहाँ से क्या किया मैंने, हमारे पास लिखा है y बराबर -x² + x। तो हम x² वाले टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं हमेशा, तो हम इसको इधर ले आए। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x² -x + y बराबर 0 हो गया हमारे पास। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं और x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना है, x बराबर -b। यहाँ पे c -b कितना हो जाएगा, b हमारे पास कितना है, -1 है, तो -b कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ± b² का मतलब कितना हो जाएगा, b² -4। a क्या है, 1 है और c कितना है, cy है। ठीक, अपॉन 2a, 2 × 1। ठीक, तो कितना हो गया, x बराबर 1 ± और ये आ गया हमारे पास 1 - 4y अपॉन 2। तो यहाँ से सीधे सीधे देख रहे हैं, क्योंकि x यहाँ पे क्या, अगर इसके डोमेन की हम बात करें तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन आएगा इसका रियल नंबर, क्योंकि इसमें कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर इसके रेंज की हम बात करें तो ये हमारे पास आ गया gy। ठीक, और इसका हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो इसका डोमेन कैसे निकालेंगे कि ये वाली क्वांटिटी हमेशा रियल होनी चाहिए, मतलब रूट के अंदर जो भी लिखा वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से हमारे पास आया कि जो 4y है वो क्या होना चाहिए, < ≤ 1 होना चाहिए। 4y निगेटिव, उसको उधर ले गए। तो यहाँ से y क्या होना चाहिए, y होना चाहिए 1/4 या 1/4 से छोटा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो इसका रेंज हमारे पास आया, इसका रेंज कितना आ गया, रेंज आया, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू -∞ से 1/4 क्लोज इंटरवल। मतलब y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/4 या 1/4 से छोटी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज आ गया इस फंक्शन का। और हमने कैसे फाइंड किया, हमने बेसिकली x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के फाइंड करी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन आपके पास लिखा और आपसे रेंज फाइंड करने के लिए कह रहा है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर सकते हैं तो आप फाइंड कर लो। अगर आपने इतना कर लिया तो 99% चांसेस होते हैं कि हमारा रेंज आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को मैं ग्राफ से करता हूँ। मेथड 2 क्या है, यूजिंग ग्राफ। इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, ग्राफ से करता हूँ, यूजिंग ग्राफ। ठीक, तो सिंपल सी बात है, ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बेसिकली ध्यान से समझिए। ग्राफ आपको क्या बताया था मैंने, x² + x। तो सबसे पहले a यहाँ पे कितना है, a है हमारे पास -1, a -1 है जो कि नेगेटिव है। तो ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड खुलेगा। कैसे खुलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा, नीचे की तरफ खुलेगा। ठीक, फिर उसके बाद हम निकालेंगे d हमारे पास कितना, b² कितना है यहाँ पे, 1, b कितना 1 है, तो b 1 है ना, a -1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, b² -4ac, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, d आ गया। तो वर्टेक्स कितना आएगा, वर्टेक्स हो जाएगा -b -1 अपॉन 2a, a कितना, a भी -1 है, और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -d अपॉन 4a, a कितना -1 है। ठीक, तो फाइनली वर्टेक्स हमारे पास कितना आ गया, वर्टेक्स आ गया 1/2 और 1/4, ये वर्टेक्स आ गया। और ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो हमने क्या किया, x बराबर 0 रखा,
पुट x बराबर 0। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y कितना आ गया, y भी 0 आ गया। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, मूल बिंदु से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये हमने निकाल लिया। हम इसका ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में आया, वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। वर्टेक्स आया इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितना आया वर्टेक्स, 1/2 का मतलब 0.5 और 1/4 का मतलब 0.25। तो 1/2 मान लेते हैं यहाँ पे आया, सपोज करो 1/2 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक, ये 1/2 आया। और वाई कोऑर्डिनेट कितना 0.5 आया, तो मान लो ये यहाँ पे आ गया, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास फाइनली ये मिला, वर्टेक्स क्या मिला, ये मिला, ये हो गया वर्टेक्स। ठीक, वर्टेक्स मिला, नहीं मिला। तो अब ये ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है, ये ग्राफ कहाँ से पास होगा, ग्राफ जो है ये मूल बिंदु से पास होगा। थोड़ा सा स्कोर ऊपर ले लो तो और अच्छा रहेगा। ये वर्टेक्स ले लिया हमने, ठीक। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 है और वाई कोऑर्डिनेट कितना 1/4 है। तो और ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास होगा। देखो 0,0 से पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, वर्टेक्स ये है, तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे ही तो जाएगा। तो इसका जो बनेगा हमारे पास, ये कुछ सिस्टम बनेगा ऐसे करके, ये ठीक है, ठीक। और एक बात देखो यहाँ से, डी कितना है, डी पॉजिटिव आया, डी पॉजिटिव है, रूट क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो देखो 2 बार कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है। तो हमारे पास देखो, अगर हम रेंज के लिए, मैंने बताया था रेंज के लिए हमेशा वाई एक्सिस देखना होता है। अब ग्राफ को हम ऐसे देखेंगे तो देखेंगे इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या, मिनिमम वैल्यू तो बहुत नीचे जा रही है, माइनस इन्फिनिटी जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या ग्राफ की, 1/4। इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ ही नहीं है। रेंज के लिए मेरे को क्या करना, वाई एक्सिस देखना पड़ता है और डोमेन के लिए मेरे को एक्स एक्सिस देखना पड़ता है, ठीक। तो मेरे को ये देखना है ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है, और लोएस्ट पॉइंट पता नहीं। तो इसका मतलब रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हमारे पास हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा बिलोंग्स टू -∞ से 1/4 क्लोज इंटरवल। इतनी बात समझ आई नहीं है। तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज 2 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला क्या है, आप x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करके। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका ये है, आप ग्राफ का यूज करके कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप बताएं। और देखिए, अगर आपने वीडियोस हमारी नहीं देखी पहले तो आप वीडियोस देखें, जरूर देखें, फंक्शन की वीडियोस देखें आप, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम लेक्चर 4 से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 5 से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और देखिए क्या है कि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो स्टूडेंट है वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। और असली मैथमेटिक्स सब इसी में छुपी हुई है। कैलकुलस अगर आपको फील करना, समझना है तो फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या स्टूडेंट फंक्शन पढ़ना नहीं चाहता है, बिना फंक्शन पढ़े कैलकुलस सीखना चाहता है, इसीलिए क्या उसके अंदर अप्रोच डेवलप नहीं होती है, ठीक। तो इसीलिए अगर आपको कैलकुलस में सबसे ज़्यादा टाइम देना है तो आप फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें, फंक्शन पे टाइम दें सबसे ज़्यादा, तभी आपकी कैलकुलस एक अच्छे लेवल तक आ जाएगी और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा मेथड बताऊंगा कि अगर जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं, स्टैंडर्ड फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो उसका रेंज क्या होता है, ठीक। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब लाइक साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, इन फंक्शंस के रेंज में क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करें। जैसे साइन एक्स का रेंज स्टैंडर्ड होता है, हमें पता होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2 sin x का रेंज कितना होगा, sin x + 2 का रेंज कितना होगा, sin x - 1 का रेंज कितना होगा, sin x/2 का रेंज क्या होगा। तो किसी फंक्शन में अंदर चेंज करने से और बाहर चेंज करने में फंक्शन के रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हमें देखना है, ठीक। अब देखते हैं, हम बात करते हैं रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। अगर हम बात करें, मेथड थर्ड है हमारे पास, मेथड थर्ड है हमारे पास, ये है रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, ठीक, मानक फलनों का परिसर। अब देखिए क्या है, तो मैं इधर फंक्शन लिख रहा हूं और इधर इस साइड क्या लिख रहा हूं, ये फंक्शन है और इधर क्या है, रेंज है। ये बात समझिए। तो देखिए, मान लो पहला फंक्शन हमने ले लिया sin x, y बराबर sin x, और आपको पता है sin x का रेंज क्या होता है, sin x का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक, ये स्टैंडर्ड होता है। cos x का रेंज कितना होता है, cos x का रेंज भी उतना होता है -1 से 1। मतलब जो y होगा, इसमें आप इस फंक्शन में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, जो y की वैल्यू आएगी, जो फंक्शन का आउटपुट आएगा, वो -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, जो आउटपुट होगा वो -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। अब हमारे पास ये आया,
हम बात करते हैं थर्ड, 10 की बात करते हैं तो 10x होता है हमारे पास, 10x का रेंज कितना होता है, रियल नंबर होता है। फोर्थ की बात करेंगे, 10 के बाद आता है cot x फंक्शन, इसका रेंज क्या होता है, रियल नंबर होता है। फिफ्थ की हम बात करेंगे, 10 के बाद cot के बाद आता है sec x, sec x का रेंज कितना होता है, -∞ से -1 पे क्लोज, 1 से इन्फिनिटी, ये इसका होता है। और cosec x की हम बात करेंगे अगर cosec x की, तो cosec x का भी रेंज यही होता है, -∞ से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है साइन और कॉस का रेंज सेम होता है, साइन और कॉस का सेम होता है, टेन और कॉट का सेम होता है, और सेक और कॉसेक का सेम होता है। ये बात आप याद रखिए, ये स्टैंडर्ड रेंज है, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, इनका रेंज ये होता है। अभी हम ग्राफ 1 बाय 1 ग्राफ डिस्कस करेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका हम 1 बाय 1 ग्राफ डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, क्योंकि बिना ग्राफ के मज़ा नहीं आएगा चीज़ों में। ठीक है, अभी देखिए, अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस की, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और इन नोट्स को आप अच्छे से बना के चलिए, जो नोट्स जो भी आपको लिखाया जाता है इनको प्रॉपर तरीके से आप बना के चलिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम बताइए। और बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं होगा। सिलेबस की चिंता आप मेरे पर छोड़ दीजिए, ठीक है, सिलेबस की चिंता मेरे पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पहली बार पढ़ा नहीं रहा हूँ। किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, किसको कैसे डील करना है, ये मेरे पे छोड़ दीजिए आप। आपको अपने टीचर पे भरोसा होना चाहिए, ठीक। सिलेबस कैसे कराना है, कितना समय किस पे देना है, ये मैं डिसाइड करूँगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, तो आप चीज़ों को फॉलो करते चलिए। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे जब कुछ सर्टेन पोर्शन हो जाएगा तो आपको खुद लगने लगेगा कि कंटेंट कैसा है, सवाल हो रहे नहीं हो रहे, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो बस आप फॉलो करिए, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या है कि मैं कुछ आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, रेंज की इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, और इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नोट ये कहता है कि जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन f(x) है, क्या है, एक फंक्शन क्या है, f(x) है, और इसका जो रेंज है, इसका रेंज क्लोज इंटरवल a, b है, ये इसका क्या है, रेंज है, ठीक। ध्यान से समझिएगा, ये इसका रेंज है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, फंक्शन के अंदर चेंज करता हूँ, मैं क्या करूँ, चाहे फंक्शन में कोई कांस्टेंट जोड़ दूँ, के जोड़ देता हूँ, या लैम्डा ले लेता हूँ, कोई फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट जोड़ दिया लैम्डा, या फंक्शन के अंदर कोई कांस्टेंट लैम्डा घटा दिया, या मैंने क्या कर दिया, x बाई लैम्डा कर दिया, या मैंने क्या कर दिया, लैम्डा इंटू एक्स कर दिया, कुछ भी मैं करता हूँ, या मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने लैम्डा x कर दिया, ठीक है, तो लिख लिया, ये केस कंसीडर कर लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो मैंने कुछ किया, कोई फंक्शन लिखा है, फंक्शन के अंदर, जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होता है, जैसे साइन एक्स लिखा है, तो आपने साइन 2x कर दिया, साइन एक्स बाई 2 कर दिया, साइन एक्स प्लस 2 कर दिया, साइन एक्स माइनस 2 कर दिया। तो फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल में अगर आप कोई चेंज करते हैं तो फंक्शन का रेंज नहीं बदलता है, रेंज फिक्स रहता है। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला, अगर फंक्शन के अंदर आप कोई भी चेंज करते हैं तो फंक्शन का रेंज नहीं बदलता है, फंक्शन का रेंज फिक्स रहता है। तो देखिए, तो कह सकता हूं कि अगर फंक्शन के अंदर आप चेंज कर रहे हैं तो फंक्शन का रेंज सेम रहेगा, और इन सारे फंक्शंस का रेंज कितना होगा, a to b होगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, फंक्शन का रेंज नहीं बदलेगा, रेंज सेम रहेगा, रेंज विल सेम। रेंज सेम रहेगा, ठीक। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन है, मैंने बाहर कुछ ऐड कर दिया, लैम्डा ऐड कर दिया, फंक्शन के बाहर मैंने लैम्डा ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होगा उसके रेंज में लैम्डा ऐड हो जाएगा। तो देखो, ओरिजिनल फंक्शन का रेंज कितना था, क्लोज इंटरवल a, b था, तो इसमें क्या हो जाएगा, लैम्डा ऐड हो जाएगा, a प्लस लैम्डा b प्लस लैम्डा, ठीक। फंक्शन के, ठीक, फंक्शन के टोटल फंक्शन में मैंने लैम्डा घटा दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो रेंज कितना हो जाएगा, a माइनस लैम्डा b माइनस लैम्डा, ठीक।
फिर मैंने क्या किया, फंक्शन में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इस ओरिजिनल फंक्शन के रेंज में लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा ए लैम्डा बी। मैंने क्या कर दिया, फंक्शन में लैम्डा डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा ए बाई लैम्डा बी बाई लैम्डा। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये आपको नॉर्मल बोर्ड लेवल पे नहीं मिलेंगे, ना ही कोई बताता है इसको, ये सब कीवर्ड हैं और ये टेक्निक्स हैं। ये अगर आपको पता है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत हेल्प होगी। कोई भी ग्राफ लिखा है तो आप तुरंत उसका रेंज देख के बता सकते हो। अदरवाइज क्या, अगर ये चीज़ नहीं पता है आपको तो आप क्या करोगे, हर स्टेप पे रुक जाओगे, स्टक हो जाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ढंग से समझें आप। तो एक बात यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आया कि फंक्शन के अंदर अगर हम कोई चेंज करते हैं तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फंक्शन के बाहर अगर कोई चेंज करते हैं तो रेंज पे क्या होता है, रेंज पे फर्क पड़ता है। वो क्वांटिटी ऐड हो जाती है, अगर आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, डिवाइड करते हैं तो क्वांटिटी डिवाइड हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात है, जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके रेंज में हम थोड़ा सा हेर फेर करेंगे, कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक, अब देखिएगा, इन चीज़ों को ढंग से समझिए। अब देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझना बेकार है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए और कंसेप्ट आपने पढ़ लिया तो मज़ा नहीं आएगा फिर चीज़ों में। अभी देखिए, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, मेरे को कैसे सोचना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1। ठीक, एग्जाम्पल कहता है कि जैसे मान लो हमारे पास साइन एक्स को लेके मैं करता हूँ, जो मैं साइन के साथ करूँगा सिमिलर कॉस, टेन, कॉट सेक, कॉस एक्स सबके साथ होगा। ठीक है, मैं साइन को लेके कर रहा हूँ, तो साइन लिखा, हमारे पास साइन का रेंज कितना होता है बताइए, साइन का रेंज होता है क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, मैंने क्या किया, साइन के अंदर चेंज कर दिया, साइन x + 2 किया, तो रेंज कितना रहेगा, रेंज सेम रहेगा -1 से 1। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, 2 हटा दिया, देखो ये सब कुछ फंक्शन के अंदर ही चल रहा है, तो रेंज क्या रहेगा, -1 से 1। अगला देखिए, मैंने क्या कर दिया, x/2 कर दिया, रेंज कितना रहेगा, -1 से 1। मैंने क्या कर दिया, साइन 2x कर दिया, रेंज कितना रहेगा, -1। तो यहाँ से देखिए क्या है कि अगर आप फंक्शन के अंदर कोई भी चेंज करते हो तो रेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेंज एकदम सेम रहेगा। ठीक, अभी देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन के बाहर चेंज करते हैं। साइन एक्स लिखा था, मैंने फंक्शन के बाहर 2 ऐड कर दिया, तो साइन एक्स का रेंज कितना है, इसका रेंज था हमारे पास -1 से 1 और इसके रेंज में 2 ऐड हो गया। ठीक, जो भी आउटपुट आएगा साइन एक्स का, जो भी आउटपुट आएगा उसमें 2 ऐड होता चला जाएगा, तो साइन एक्स के रेंज में 2 ऐड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, इसके रेंज में अगर बाहर हमने 2 ऐड किया किसी फंक्शन में तो रेंज में ऐड हो जाएगा। तो इस टोटल फंक्शन का रेंज कितना आ जाएगा, जब ये 2 ऐड हो जाएगा तो रेंज इस फंक्शन का कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा -1 + 2 कितना हो जाएगा, 1, और 1 + 2 कितना हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए, मैंने क्या कर दिया, साइन में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, साइन एक्स में क्या कर दिया मैंने, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन एक्स का रेंज जो भी आएगा -1 से 1 के बीच तक जो भी रेंज आएगा उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, -2 से 2। ठीक, अभी देखिए ध्यान से, मैंने क्या कर दिया, मैंने साइन एक्स बाई 2 कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो जो भी आएगा उसमें क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 से 1/2। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया। ये मैं साइन को लेके कर रहा हूँ, सिमिलर कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, सेक हो सकता है, कॉसेक हो सकता है। कंसेप्ट समझिए आप, मैंने सिर्फ साइन को लेके एग्जांपल आपको दिए। कॉस हो सकता है, टेन हो सकता है, कोई और एग्जांपल हो सकता है, कोई और फंक्शन हो सकता है, x³ हो सकता है, x² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, अभी ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आया। अब जब ये हमारे पास आया तो कुछ और ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो ध्यान से, अभी आपको मॉडुलस फंक्शन की भी जानकारी हो चुकी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी जानकारी हो चुकी है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाया जाता है। अभी देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा मॉड साइन एक्स का रेंज बताइए, मॉड साइन का रेंज बताइए, तो अब ध्यान से समझो, साइन एक्स का रेंज कितना होगा, मॉड लगने से क्या फर्क हुआ, साइन एक्स का रेंज -1 से 1 हुआ। जब हमने मॉड लगा दिया तो सिंपल सी बात है, साइन एक्स क्या करेगा, -1 से 1 तक की वैल्यू देगा, लेकिन मॉड लगने से क्या हुआ, वो जो निगेटिव वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे मान लो साइन एक्स ने -1 दिया तो वो क्या कर देगा, मॉड क्या कर देगा, +1 देगा। तो कहने का मतलब है मॉड के अंदर निगेटिव तो होता नहीं है, तो कहने का मतलब ये है कि इसका रेंज जो आएगा हमारे पास, वो जो माइनस वाली वैल्यू है वो सब हट जाएंगी। ठीक है,
तो क्या आएगा, माइनस वाली वैल्यू हम हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। बात समझ आई नहीं है? जैसे मान लो सपोज करो अभी हमारे पास ये होता 2 sin x, क्या होता 2 sin x, तो2 sin x का रेंज कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया इसका -1 से 1, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा इसका -2 से 2, तो मॉड लग गया, तो मॉड लगने से क्या हो गया, अब रेंज क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 2, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू हट जाएगी, मॉड में नेगेटिव का कोई रोल नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक, मॉड sin x + 5, आपको पता है मॉड sin x हमारे पास लिखा है, इसका रेंज अभी मैंने बताया कितना आ जाएगा मॉड sin x का, बताइए 0 से 1, और 5 जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, तो 5 दोनों में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ये आंसर आ जाएगा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और क्वेश्चन को आप किसी भी लेवल तक डिफिकल्ट बना सकते हैं। तो अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो क्वेश्चन को किसी भी लेवल तक डिफिकल्ट बनाया जा सकता है और आप समझ भी सकते हैं कैसे करना, क्या प्रोसेस है वो भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए अभी देखिए क्या है, तो आपको पता चला मॉड लगाने से क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो सपोज करिए आप ऐसे समझिए, ये हमारे पास sin x है, ठीक, मैंने क्या कर, इस sin x पे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, ध्यान समझिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। अब देखो फर्क क्या पड़ता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्पेशल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आप किसी बोर्ड वाले स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछो जो बोर्ड 11th या 12th में है, तो 90% स्टूडेंट या 95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको सिंपल याद करा दिया जाता है, चीज़ों को एनालिसिस नहीं कराई जाती है। तो इसीलिए क्या होता है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो sin x पे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा दिया, sin x पे हमने महत्तम पूर्णांक फलन लगा दिया। तो अब हम ये देखते हैं कि इसके रेंज पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक। तो देखो sin x जो है, ये जो sin x है, ठीक, sin x आपको पता है sin x वैल्यू क्या देगा, -1 से लेकर 1 तक देगा, क्लोज इंटरवल ये वैल्यू देगा। लेकिन अब क्या होगा बेसिकली, अब जो ये हमारे पास आया है तो इसमें ये चीज आएगी निकल के, अब क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग गया। आपको ये बात पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो आउटपुट होता है वो हमेशा इंटीजर होता है। कुछ भी आप इनपुट कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो लेकिन आउटपुट क्या होगा, आउटपुट हमेशा इंटीजर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि -1 से 1 तक हमें ये देखना है कितने इंटीजर हो सकते हैं। -1 से लेकर 1 तक कौन कौन से इंटीजर होते हैं, -1, 0 और 1। क्योंकि मान लो हो सकता है 1.5 आया, मान लो sin x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, साइन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। 1/2 का मतलब कितना हुआ, 0.5। तो 0.5 जब आएगा निकल के तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 0। तो कहने का मतलब है sin x कुछ भी हो लेकिन जो आउटपुट आएगा इसके बाहर वो क्या आएगा, -1, 0 और 1। तो कहने का मतलब जो इसका रेंज हो जाएगा, रेंज आएगा -1 आएगा या 0 आएगा या 1 आएगा। sin x की तो वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, 1/2 हो सकती है, ठीक है, 1/√2 हो सकती है। लेकिन जब उसको हम सॉल्व करेंगे उस पर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा तो बाहर हमेशा इंटीजर आएगा, तो हमें क्या देखना है, इस अंदर वाले फंक्शन का रेंज फाइंड करो और फिर देखो उसके रेंज में कितने इंटीजर हैं, -1, 0 और 1। अभी देखिए हमने क्या किया, 2 sin x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, क्या लगाया, 2 sin x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया। जब 2 sin x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया तो 2 sin x का रेंज कितना है बताइए, -2 से 2। तो अब हमें देखना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है इसके रेंज में कितने इंटीजर हैं। तो अंदर वाले फंक्शन के रेंज में कितने इंटीजर हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। कोई दिक्कत इसमें बताइए। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म किया, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर आप बताइएगा क्या फर्क पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन लिया 2 sin x और फिर क्या किया मैंने, इस पे मॉड लगा दिया, ठीक। 2 sin x पे मैंने क्या लगाया, मॉड लगाया। जब 2 sin x पे मैंने मॉड लगाया, 2 sin x फिर उस पे, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर उस पे मॉड लगाया। तो देखो ध्यान से, 2 sin x कितना आएगा, -2 से 2, फिर मॉड लग गया। जब इस पे मॉड लगा तो बाहर क्या निकल के आएगा, बाहर आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। फिर लग गया मॉड इस पे, जो ये आउटकम आ सकता था क्योंकि इसके बाहर आएगा इतनी क्वांटिटी, लेकिन मॉड लग गया। तो जब मॉड लग गया तो नेगेटिव वाली नंबर आएंगे नहीं, -2 का मतलब 2, -1 का मतलब 1, क्योंकि मॉड लगने से नेगेटिव नंबर हट जाएंगे, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। तो अब क्या आएगा, फाइनल फंक्शन का रेंज कितना आएगा। वैसे अगर ये इतना है हमारे पास, देखो ये अगर होता तो हमारे पास कितना आता, -2 से लेकर 2 तक कितने इंटीजर हैं, तो -2, 2, लेकिन मॉड लग गया तो अब कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि नेगेटिव वाले हट जाएंगे। तरीका आपको समझ में आ रहा है। आगे देखिए, थोड़ा सा और चेंज करते हैं चीज़ों में और फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो नोट्स को बहुत अच्छे से बनाइए, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ बहुत प्रिसाइज कंटेंट है और बहुत बेहतरीन कंटेंट है,
ठीक, आप किसी कोचिंग में जाके, इंटरमीडिएट की किसी कोचिंग में जाके ये सब कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक, अब देखिए मैंने क्या किया, अब देखो रेंज की स्टोरी समझो आप। रेंज, एक्चुअली रेंज क्या होता है, ये बात याद रखिएगा। डोमेन, ठीक, और रेंज, जब भी कभी आपके सामने डोमेन और रेंज आता है तो आपको सोचना कैसे। डोमेन के लिए तो मैंने आपको कंडीशंस लिखाई, तो डोमेन इजी होता है एज कंपेयर टू रेंज, क्योंकि डोमेन में हमें ये देखना होता है कौन कौन से प्रॉब्लम वाले पॉइंट हैं, उन पॉइंट को हटा दो रियल नंबर में से, बस इतना देखना होता है, और यही सारे फंक्शन में लगता है। तो डोमेन के लिए हमें कैसे चलना है, डोमेन के लिए हमें चलना है आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक, डोमेन के लिए मुझे क्या चलना है, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। ठीक, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या। और रेंज के लिए मेरे क्या चलना है, रेंज के लिए मेरे को चलना है इनसाइड टू आउटसाइड। इतनी बात समझ आई नहीं आई? इनसाइड का मतलब क्या है, अंदर से बाहर। ये बात समझिएगा, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। अब देखो ध्यान से, नॉर्मल में साइन एक्स की बात करता हूं। ठीक, ये आपको पता है साइन एक्स का रेंज -1 से 1 होता है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा देखो साइन एक्स पे मॉड लगाया मैंने। ठीक, मैं कह रहा हूं इसका रेंज बता दो। क्या बताओ, इसका रेंज बताओ। तो हम ये देखते हैं ये फंक्शन बना कैसे है, ये जो मॉड साइन एक्स है ये कैसे बना है। सबसे पहले एक्स था, सबसे पहले एक्स रहा होगा, एक्स का क्या लिया गया, साइन, फिर उसके बाद मॉड। सबसे पहले देखो एक्स था, ठीक, एक्स का क्या लिया गया, अगले स्टेप में क्या किया गया, एक्स पे क्या लगाया गया, साइन लगाया गया, फिर ये जो फंक्शन है इस पे क्या लगाया गया, मॉड लगाया गया। ऐसे ही तो बना। बात समझे नहीं समझे आप? तो आप ये बताओ, नॉर्मल अगर हमारे पास y बराबर एक्स लिखा है, नॉर्मल अगर हमारे पास y बराबर एक्स लिखा है तो इसका रेंज क्या होगा, ये तो y बराबर एक्स से एक लाइन होती है ऐसे करके, इसका रेंज, इसका डोमेन भी आर होगा, इसका रेंज भी आर होगा। ये y बराबर एक्स जो लिखा है इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और इसका रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। इसमें कुछ भी रखो आप, 0.5 रखोगे तो 0.5 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा, मतलब डोमेन भी आर होगा, रियल नंबर, और रेंज भी इसका आर होगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, एक्स की अगर बात करें हम, देखो हम इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहे हैं। सबसे अंदर फंक्शन क्या, एक्स है, फिर साइन है, फिर मॉड है। ठीक, एक्स आया, फिर साइन है, फिर मॉड है, 3 फंक्शन है हमारे पास। तो हम इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहे हैं, ऐसे करके मूव कर रहे हैं। तो देखो एक्स था हमारे पास, एक्स का रेंज कितना है, आर है, कोई कंडीशन नहीं एक्स पे। फिर जैसे ही एक्स साइन के अंदर आया, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही एक्स साइन के अंदर आया तो साइन ने कहा अब पूरा नहीं हो सकता है, साइन के अकॉर्डिंग आप कुछ भी रखोगे, हम क्या देंगे, -1 से 1 वैल्यू देंगे। अब x क्या था, पूरा r हो रहा था, लेकिन जैसे ही x पे मैंने साइन लगाया अब रिस्ट्रिक्शन लग गया। अब साइन ने कहा कि हम मिनिमम वैल्यू -1 दे सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो कितना आएगा, r छोटा हो गया, r कितना हो गया, -1 से 1 हो गया। ध्यान से समझिएगा, x ने कहा हम पूरा r देंगे रेंज में, साइन x के, जब x साइन x के अंदर आया, x के ऊपर जब साइन लगा तो साइन x ने क्या कहा कि हम न्यूनतम वैल्यू -1 दे सकते हैं और अधिकतम वैल्यू 1 दे सकते हैं, मिनिमम वैल्यू -1 दे सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 दे सकते हैं। तो साइन ने ये कर दिया, इस बड़े रेंज को छोटा बना दिया, साइन ने बड़ी वैल्यू को छोटा बना दिया। अब फिर जब साइन x के ऊपर मॉड लगा तो मॉड ने क्या कहा, मॉड ने कहा कि हम नेगेटिव वैल्यू नहीं देते, मॉड ने बोला हम नेगेटिव वैल्यूज नहीं देते। तो मॉड ने क्या किया, इसके रेंज में जो नेगेटिव वैल्यूज थी, जैसे -1, जो भी वैल्यू थी, 0 की लेफ्ट में वैल्यू जो भी थी, जो भी नेगेटिव वैल्यू थी, मॉड ने उसको हटा दिया। तो अब कहां से स्टार्ट होगा, 0 से 1। तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल रेंज आ जाएगा। तरीका आपको समझ में आया नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे निकाला। तो ये स्ट्रेटजी होती है रेंज निकालने की। तो जब भी आपको रेंज निकालना है तो आपको ये देखना है कि आप इनसाइड टू आउटसाइड मूव करिए और देखिए फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। तरीका समझ आया नहीं है, तो उसी हिसाब से उसका रेंज बदलता जाएगा। अभी देखिए आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको लिखते चलिए और कहीं भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझसे शेयर करिए। और एक बात, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, ठीक। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन लिखा मैंने, एक क्वेश्चन है y बराबर मॉड ऑफ x स्क्वायर -5x + 6। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था,
मैंने जो फंक्शन अंदर लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका रेंज मैंने फाइंड कराया आपको। तो देखो आपको पता है ये जो अंदर फंक्शन लिखा है इसका रेंज कितना है, इसका रेंज हमारे पास है -1/4 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल -1/4 से इन्फिनिटी इसका रेंज है। देखो मॉड लग गया, तो मॉड लगने से क्या फर्क पड़ा, अब ये -1/4 से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, तो मॉड ने क्या कहा, अब हम नेगेटिव वैल्यू नहीं देते हैं, तो मॉड लगने से क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होगा, जो भी रेंज आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा। तो अब टोटल फाइनल फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। इतनी बात समझ आई नहीं है, बताइए कोई दिक्कत इसमें। अभी देखिए, जैसे मान लो आपसे मैंने कहा अगला एग्जाम्पल, y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक, और इस पर मैंने क्या जोड़ दिया, +1/4 जोड़ दिया। कितना जोड़ा मैंने, +1/4। इस फंक्शन में मैंने +1/4 जोड़ दिया। तो आप ये बताओ इस वाले फंक्शन का रेंज कितना था, अभी मैंने निकाला, ये जो फंक्शन का रेंज आएगा वो कितना आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा। और +1/4 मतलब इस वाले फंक्शन में क्या, इसका रेंज कितना आ रहा है, 0 से इन्फिनिटी आ रहा है, और इस वाले फंक्शन में 1/4 जोड़ रहा है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आउटकम ही देगा उसमें 1/4 जुड़ेगा, तो फाइनल फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कहाँ से हो जाएगा, 1/4 से इन्फिनिटी। अगला देखिए, अगर मैंने क्या किया, y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा मैंने ये, ठीक, y बराबर क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस पे लगा दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। देखो क्या फ़र्क पड़ता है, ध्यान से देखिएगा क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका रेंज कितना है, ये जो अंदर फंक्शन लिखा है इसका रेंज कितना है, अंदर वाले का रेंज कितना है, अंदर वाले का रेंज है क्वाड्रेटिक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, -1/4 से इन्फिनिटी। अब मेरे को ये देखना है -1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक कितने इंटीजर्स होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये -1/4 लिखा है, ठीक, कितना लिखा है ये, -1/4। तो अगर हम रियल लाइन की बात करें तो देखना -1/4 की वैल्यू कितनी होगी, -0.25, कितनी होगी, -0.25। तो बेसिकली ध्यान से देखिएगा, मान लो इसकी वैल्यू -1/4 आ गई, कितनी आ गई, -1/4 आ गई, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1/4 हो सकती है, तो -1/4 आ गई। तो आपको पता है -1/4 का मतलब -0.25, -0.25 का इंटीजर कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बताइए, -0.25। -0.25 कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा यहाँ पे 0 और ये पड़ेगा यहाँ पे -1, तो ये आएगा -0.25। तो छोटा वाला क्या, ये वाला है, तो ये मिनिमम वैल्यू -1 देगा, ठीक, क्या देगा, -1। तो कहने का मतलब है जब ये -1/4 आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और बाकी क्या आएगी, -1 के बाद क्या, अगर ये 0 आता है और कुछ भी आएगा तो हमें ये देखना है कि -1/4 से लेकर -1/4 पे कितना मिल रहा है, -1 मिल रहा है हमें। -1/4 जब मान लो ये वाला फंक्शन -1/4 देगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, और बाकी तो सब इधर मिलेंगे ना इसके, ठीक। तो कहने का मतलब है जब 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, जब 1 आएगा तो 1 आ जाएगा, और भी कुछ आएगा 0.5 जब आएगा ये तो ये 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है हमें ये देखना है इसका रेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, फिर आएगा 0, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 4, ऐसे करते 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 आगे चला जाएगा, क्योंकि -1/4 लेफ्ट वाला पॉइंट है, सबसे छोटा पॉइंट है। तो जब ये आएगा तो -1 आएगा, बाकी इधर के सारे इंटीजर ले लो आप, तो ये आंसर आ जाएगा। तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि अब किस टाइप से हम रेंज सोचते हैं, रेंज के बारे में कैसे देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, एक स्पेशल फॉर्मेट का रेंज देखते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ स्पेशल फॉर्म, ये एक स्पेशल फॉर्मेट का रेंज है, रेंज ऑफ स्पेशल फॉर्म, ठीक, ये बात समझिएगा। ये स्पेशल फॉर्म क्यों होता है समझिए। हमारे पास हमने एक फंक्शन कंसीडर किया y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो इसका रेंज कितना होगा, इसका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर से b स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर से b स्क्वायर, ये इसका रेंज होगा। आप समझिए बात को, क्यों इसका ऐसा रेंज क्यों हुआ, इसका रेंज ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ इसका प्रूफ। देखिए बेसिकली, ठीक, इसका रेंज ये क्यों हुआ, ठीक। तो इस फंक्शन का रेंज ये होता है, कभी भी अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन आए, a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, फॉर ऑल a और b क्या यहाँ पे है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है, ठीक, a, b क्या है, रियल नंबर है, ये बात समझिएगा, ठीक, ये लिखा है अगर हमारे पास, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखिए, तो हमने इस फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया थोड़ा सा, तो हमने, मेरे को इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, a sin x प्लस b cos x, इसका मेरे को रेंज फाइंड करना है।
तो हमने क्या किया, ये बात याद रखिएगा, कभी भी अगर एक्सप्रेशन इस टाइप का है, a sin x प्लस b cos x टाइप का एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हैं, या तो आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, sin a प्लस b का फॉर्मूला बना सकते हैं, या आप cos a प्लस b का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया, अगर कभी भी एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म का दिख रहा है, इस फॉर्मेट का दिख रहा है, तो आप इस एक्सप्रेशन को साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, या कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। आप इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं पूरा, या आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक टर्म निकाला, ये हमारे पास एक्सप्रेशन था, हमने क्या किया, डिवाइड, अभी देखिएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई बाई साइन और कॉस का जो कॉफिशिएंट है उसके स्क्वायर का ऐड किया और फिर रूट ले लिया। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर आपको ये कैसे पता कि सर ये यही करना है। मेरे दिमाग में ये कैसे ख्याल आया कि ये करना है। देखो बहुत सारे रिजल्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे काम मैथ्स में ऐसे होते हैं कि करने के बाद पता चलता है कि इसका आखिर इंट्यूशन क्या था, आखिर इसका मतलब क्या था, हमने ये क्यों किया। ठीक, बात समझ आई नहीं आई। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो तुरंत उनका रिजल्ट पता नहीं चलता है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जब रिजल्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आता है तब हमें पता चलता है कि हाँ हमने इसलिए ये किया था। ठीक, क्योंकि ये देखो मैथ्स ये कोई हिस्ट्री की तरह नहीं है, ज्योग्राफी की तरह नहीं है। ध्यान से समझिएगा, ये कोई हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं आप, ये मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, हर क्वेश्चन एक अलग वैरायटी लेके आता है, हर कंसेप्ट एक अलग वैरायटी लेके आता है। बात समझ आई नहीं। अगर आप 5 साल बाद भी पढ़ेंगे, 10 साल बाद भी पढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है कि अगर हिस्ट्री में कोई चीज़ लिखी है तो वो 20 साल बाद भी वही होगी, 50 साल बाद भी वही होगी। ठीक, करेक्ट। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में क्या है, हर स्टेप पे प्रॉब्लम बदल जाती है। हो सकता है जो प्रॉब्लम, जो क्वेश्चंस आपने किए हों, 1 साल बाद वो बुक बदल जाए, उसमें क्वेश्चंस कोई नया क्रिएट कर दे, क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आप हिस्ट्री में बना सकते हैं क्वेश्चंस को? उसमें तो जो चीज़ें, जो फैक्ट हैं वो तो वही रहेंगे। तरीका समझ आया नहीं है? तो ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को चीज बेसिक से पढ़िए और कुछ चीज़ें करने के बाद आपको समझ आएगा। जब आप बहुत गहराई में चले जाओगे तो आपको खुद समझ आने लगेगा हमने ऐसा क्यों किया। तो देखिए हमने क्या किया, इस वाले टर्म से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, इस फैक्टर में इसमें किया। ठीक, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में भी हेल्प करेगा। कभी इस टाइप का एक्सप्रेशन आए तो आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हो, यही एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, रास्ता मिलेगा तभी। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये लिखा था a sin x प्लस b cos x था। तो हमने क्या किया, इसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, इसी से मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक, अभी देखिएगा क्या सिंप्लीफिकेशन मिलता है। ठीक, हमें कौन सा रास्ता मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जो एडजस्टमेंट किया है, ये एडजस्टमेंट बेकार में किया है कि कोई रास्ता भी मिलेगा हमें। ठीक, तो अब देखते हैं क्या सिस्टम है। तो हमने क्या किया, साइन एक्स को इधर लिखा, फिर ये जो a आया ना, a को इधर लिखा और इससे मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, फिर यहां जो b आया, b के नीचे मैंने क्या कर दिया, ये कर दिया। बात समझ आई नहीं है? मैंने ऐसे इसको लिख दिया। ठीक, तो देखिए ध्यान से, हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं, साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने क्या बोला, इस एक्सप्रेशन को हम साइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आप कॉस में भी कर सकते हो। कॉस में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो कॉस के टर्म पहले लिखोगे आप, क्योंकि कॉस वाले फॉर्मूले में क्या आता है, कॉस ए कॉस बी, बट साइन वाले फॉर्मूले में क्या आता है, साइन ए कॉस बी। ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप कॉस वाले टर्म में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कॉस वाला ये फैक्टर पहले लिखोगे और ये वाला बाद में लिखोगे। ठीक, लेकिन मैं साइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो देखो क्या है, ये ऐसे लिखा मैंने। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए अगर ये साइन एक्स लिखा है, साइन ए लिखा है, तो ये क्या होना चाहिए, साइन ए कॉस बी। ये क्या होना चाहिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो साइन ए कॉस बी, तो मैंने इसको कॉस मान लिया। मैंने इस वाले एक्सप्रेशन को, मैंने इस वाले फैक्टर को मैंने मान लिया कॉस थीटा। थीटा मान लो, बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, तो मैंने इसको मान लिया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मैंने इसको अगर माना तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये आ गया, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या माना मैंने, ये थीटा हो गया, तो बेस कितना है, ये है, और कर्ण कितना, हाइपोटेनस कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का अगर आप यूज करोगे तो ये b आ जाएगा। ठीक, तो यहां से ये देखो क्या लिखा है, अगर इसको आप कॉस मानते हो तो ये साइन थीटा बन जाता है, अगर आप इसको साइन मानते हो तो ये कॉस बन जाता है।
तो हमने इसको कॉस माना क्योंकि हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना चाहते थे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले में क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो हमने इसको कॉस माना। जब इसको आप कॉस मानेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, तो ये देखो ये किसकी वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये लिखा साइन थीटा। तो आप देखिए ये वाला एक्सप्रेशन किसमें कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको इधर लिखता हूं, स्पेस कम पड़ रहा है, तो देखिए ध्यान से, जो भी एडजस्टमेंट किए गए हैं उनका एक अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन देखो हमारे पास, हमने क्या किया, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना चाहा और मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया। अगर आप कॉस में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, कॉस वाले एक्सप्रेशन को पहले लिखोगे और साइन वाले को बाद में लिखोगे। क्यों, क्योंकि कॉस ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी आता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो हमने ये किया, करने के बाद क्या हुआ, इस वाले एक्सप्रेशन को हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया देखो साइन एक्स साइन ए, आया नहीं आया, फिर ये कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आया नहीं आया। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, आया कि नहीं आया। तो हमने क्या किया, ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास ए साइन एक्स, यही क्या था, वाई था, प्लस बी कॉस एक्स, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस एक्सप्रेशन की कोई नीड नहीं है, ये जो मैं प्रूफ आपको बता रहा हूं इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपका दिमाग चीज़ों को याद ना करे, चीज़ों को डायरेक्टली आप रटे नहीं, चीज़ों को समझें कि कैसे होता है, और यही सब करने से दिमाग में अप्रोच डेवलप होती है। एक बार अगर आप ये सब सीख लोगे तो अप्रोच डेवलप हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मेरा बताने का मकसद यही है। तो देखिए हमने इस एक्सप्रेशन को हमने ये लिख दिया, जब इस एक्सप्रेशन को मैंने ये लिखा, तो अब देखिए आपको पता है साइन एक्स का रेंज कितना होता है, -1 से 1। इस एक्सप्रेशन को मैंने ये लिखा, तो साइन एक्स का रेंज कितना होता है, इसका रेंज -1 से 1 होगा। तो इसमें ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, इस वाले फंक्शन का रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1, -1 से 1, इसमें ये मल्टीप्लाई कर रहा है, तो टोटल रेंज कितना आ जाएगा, टोटल रेंज आ जाएगा -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन सेम तो है दोनों, तो कहने का मतलब है क्योंकि इसका रेंज -1 से 1 और इसमें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इसके रेंज में ये क्वांटिटी इसके रेंज में मल्टीप्लाई होगी, तो इसका रेंज आ गया। तो इसीलिए इस फंक्शन का रेंज ये होता है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। कभी भी अगर आपके पास जैसे मान लो एक फंक्शन लिखा है y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमसे कह रहा है रेंज बता दो इसका, तो आप देखो इस एक्सप्रेशन की तुलना आप इससे करो, a sin x प्लस बी कॉस एक्स से, इस एक्सप्रेशन की तुलना आप इससे करिए a sin x प्लस बी कॉस एक्स से, तो यहाँ से कितना है, a भी 1 है और b कितना है, b भी 1 है। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज कितना आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन का रेंज आ जाएगा -स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज आ जाएगा -√2 से √2। आया कि नहीं है बताइए। अगला देखिए, अगला एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास y बराबर 3 sin x प्लस 4 cos x, इसका रेंज बता दो आप, ठीक। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ गया, a कितना है 3 है, b कितना है 4 है, तो जब इसका रेंज आप निकालोगे 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 स्क्वायर कितना 16, 9 प्लस 16 25, तो कितना आ गया इसका -5 से 5। तरीका समझ आया नहीं है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, ठीक है। और एक ये बात याद रखिए, इन वीडियोस को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जो मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई रिसोर्स नहीं है और वो एक अच्छे टीचर की तलाश में है, लेकिन उनको क्या है, कोई टीचर मिल नहीं रहा है, ठीक है। एजुकेशन को एक सिंपल सी बात है बिजनेस बना दिया लोगों ने, ठीक है। बड़े बड़े सपने दिखा के स्टूडेंट को ट्रैप करते हैं, और क्या है, कंटेंट के नाम पे ज़ीरो, कुछ भी नहीं। बड़ी बड़ी कोचिंग चल रही हैं, बड़ा बड़ा सिस्टम है, लेकिन एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा स्टूडेंट हमेशा एक अच्छे कंटेंट की तलाश में रहता है। तो इसलिए इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जिनको इन्हें ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है, ठीक है।
कोई स्टूडेंट टीचर के अभाव में ऐसा ना हो कि पढ़ ना पाए, ठीक है। तो इन वीडियोस को पहुंचाइए, बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं, इस कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, अगला क्वेश्चन देखिए, y बराबर हमारे पास लिखा है, यहां लिख के दे दिया 2 sin स्क्वायर x प्लस 5। हमसे कह रहा रेंज बता दो इसका क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, ये हमारे पास लिखा है, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है, हमने इसका रेंज तो सीखा ही नहीं है, सिंपल सी बात है, इसका रेंज तो सीखा ही नहीं है। तो एक ऑप्शन क्या है, वैसे साइन स्क्वायर एक्स का रेंज आप बता सकते हो, इजीली बता सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, तो स्क्वायर लगने से क्या नेगेटिव वैल्यू हट जाएगी। तो डायरेक्टली तो हमने इसका सीखा नहीं, हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम देखते हैं कैसे क्या होता है। तो आप ये देखो, ओरिजिनल फंक्शन क्या है इसमें, मेन फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का तो रेंज मुझे पता है ना, तो ये बात याद रखिएगा, स्क्वायर करने से, किसी फंक्शन का स्क्वायर करने से सेम फंडा हो जाता है, नेगेटिव वैल्यू हट जाती है। तो अगर हम देखें ध्यान से, तो मैंने क्या किया, ये जो साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स, अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूँ, इसको सॉल्व करूँ मैं, तो हमारे पास क्या तरीका आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, y बराबर हमारे पास लिखा है 2 साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो, साइन एक्स जो होता है हमारे पास, अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ, साइन एक्स का रेंज कितना होता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स की बात अगर हम करेंगे, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से 1 हो जाएगा, ये बात समझिए आप, 0 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो, साइन स्क्वायर एक्स का रेंज कितना हो गया, 0 से 1। इसमें ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 जब मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, और ये 5 ऐड हो रहा है, तो जब ये 5 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 + 5, इसमें भी 5 ऐड करेंगे और इसमें भी 5 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो आपके पास कभी भी क्या लिखा है, y बराबर, बस समझिएगा, कुछ भी ले लेते हैं, 3 साइन क्यूब एक्स प्लस 5 लिखा है। ठीक, मेरे से कह रहा है इसका रेंज बताओ, क्या बताओ इसका रेंज बताओ। तो हमने क्या किया, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाया, साइन 3a का फॉर्मूला होता है, उसमें साइन क्यूब आता है, उसको हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स में कन्वर्ट किया, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए सोल्यूशन देखिए इसका, तो जब हमने कन्वर्ट किया, तो हमें पता है साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स -4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाई 4 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली। ध्यान से देखिएगा, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, जब साइन क्यूब एक्स की वैल्यू मैंने रखी तो हमारे पास कितना आ गया, y बराबर कितना लिखा, 3 लिखा है ना, 3 साइन क्यूब एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 साइन एक्स, ठीक, माइनस साइन 3x बाई 4 है कि नहीं, ठीक, और उसमें ऐड क्या है, एडिशन में 5 लिखा है, एडिशन में 5 लिखा है। तो हमारे पास कितना आ गया, y बराबर, इसको मैंने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 9/4, ठीक, ये हो गया 3/4 हो गया, तो मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 3/4 और 9/4 साइन एक्स, और ये कितना हो गया, -3/4 साइन 3x, और ये हो गया +5, ये हमारे पास आया। ठीक, अब देखो क्या कर सकते हैं आप, सिंपल सा फंडा ये है, आप इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हमारे पास, इसको आप या तो आप इसको साइन में बना लीजिए, या आप इसको किस में कर सकते हैं, कॉस में कर सकते हैं। जैसे एक्सप्रेशन लिखा हमारे पास, या तो आप इसको क्या करिए, साइन में बना लीजिए, या आप इसको किस में कर सकते हैं, कॉस में कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे एक्सप्रेशन लिखा है तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए। इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे अगर हम इसको, एक काम करते हैं थोड़ा सा, मैंने क्या किया, इसमें से ये 4 कॉमन लिया है, यहीं से 4 कॉमन लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3/4 3 साइन एक्स
माइनस साइन 3x प्लस 5। ठीक, इस वाले फंक्शन का रेंज कितना आएगा? इस वाले फंक्शन का रेंज आ जाएगा -3 से 3। ठीक, करेक्ट। इस वाले फंक्शन का रेंज कितना आएगा? इसका रेंज कितना आएगा? इसका रेंज आ जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई और इसका -1 से 1 होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर जाएगा, तब भी -1 से 1 ही रहेगा, -1 से 1 रहेगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब इसका रेंज आया तो अब ये जोड़ रहा, इसका ये टोटल का रेंज आ गया। ठीक है, ये टोटल का रेंज आया, क्योंकि माइनस से 1 आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा बताओ? -4 से 4 आ जाएगा। ठीक, 3/4 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? 3/4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3/4 मल्टीप्लाई होगा, 5 ऐड करेंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3 से 3 और 5 इसमें हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 5 जब ऐड करेंगे, 5 - 3 2 और 5 + 3 8, तो इसका रेंज कितना आ जाएगा? 2 से 8 आ जाएगा। बात समझ आई नहीं है? तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अब देखिए, थोड़ा सा हम और आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन मेथड डिस्कस करूँगा, AMGM। AMGM का यूज़ करके हम रेंज फाइंड कर सकते हैं। AMGM आपको पता होना चाहिए। AMGM जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें पढ़ा होगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वही होता है। वहाँ पे आप 2 नंबर के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे n नंबर्स के लिए। ठीक, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, जनरल बात करेंगे। तो यहाँ बात करते हैं रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक, यूजिंग AMGM, यूजिंग समांतर माध्य एंड गुणोत्तर माध्य। ठीक, इसका यूज करके हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम AMGM समझते हैं n नंबर्स के लिए। AMGM होता क्या है? ठीक, तो ये बात समझिएगा, हमने क्या किया, n नंबर्स माना। चलो यहीं बताते हैं आपको। ये हमने n नंबर ले लिया, x1, x2, x3 ... xn। ये मैंने क्या लिया? n पॉजिटिव नंबर्स हैं। कौन से नंबर हैं? n पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये बात समझिएगा, n पॉजिटिव संख्याएं, ये n धनात्मक संख्याएं हैं, तो इनका AM कैसे लिखेंगे? AM का मतलब क्या होता है? सभी को जोड़ दो, x1 + x2 + x3 ... xn/n। ठीक, और GM का मतलब क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 x3 ... xn, और पावर क्या ले लो? जितने नंबर से उतनी पावर ले लो, 1/n। 2 नंबर है 1/2, 3 नंबर है तो 1/3, 4 नंबर है तो 1/4। ठीक है, 1/4। तो यहाँ पे एक AM और GM में एक रिलेशन होल्ड करता है कि AM जो होता है वो GM से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है, हमेशा, ये कंडीशन होती है। ठीक, करेक्ट, ये बात समझिएगा। HM भी होता है, लेकिन HM हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, HM का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक, और AM जो होता है वो GM के बराबर कब होता है? बराबर GM व्हेन सभी नंबर बराबर हों, x1 = x2 = xn। अगर सभी नंबर बराबर हैं तो AM और GM बराबर होगा, अन्यथा क्या होगा? अदरवाइज क्या होगा? AM हमेशा GM से बड़ा होगा। तो अब देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं क्या किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको AMGM लगाने से पहले ये तय करना है कि जिन नंबर्स पे हम AMGM लगा रहे हैं वो नंबर्स पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव। अगर नंबर पॉजिटिव होंगे तभी आप लगा सकते हो, अगर नंबर नेगेटिव होंगे तो आप नहीं लगा पाओगे। बात समझ आई नहीं है? अब ध्यान से देखिए, तो हमने एक फंक्शन ले लिया x + 1/x। x क्या हमारे पास? पॉजिटिव है। x क्या है? पॉजिटिव नंबर है। x पॉजिटिव नंबर है तो मेरे को क्या करना है? रेंज फाइंड करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, x और 1/x, देखो फंक्शन किससे बना है? x और 1/x से मिलकर बना है। तो इस पे मैंने क्या लगाया? AMGM लगाया। हम क्या जानते हैं? क्या हो जाएगा? जब AM लिखा तो क्या हो जाएगा? x + 1/x, दोनों को जोड़ दिया, /2,
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम एक्स इंटू 1/x की पावर 1/2। तो कितना हो गया, x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, ये 1 बचेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यही तो हमारे पास फंक्शन है, यही तो y है। देखो तो यहाँ से कितना आ गया, y क्या आ गया, 2 या 2 से बड़ा आ गया। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन हो गया 2 से इन्फिनिटी। इतनी बात समझ आई नहीं आई? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिया f(x) बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इसका मेरे को रेंज बताइए, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉजिटिव होते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पे am और gm लगाया। किस पे लगाया, e की पावर x पे और e की पावर माइनस x पे। तो क्या हो जाएगा, जब हम लगाएंगे am इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, तो जब इस पे लगाएंगे am लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x/2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x की पावर 1/2। तो ये तो कैंसिल हो के 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, e की पावर x ग्रेटर देन 2। ये क्या है, यही y है हमारे पास, y इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से कितना आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। मतलब इस फंक्शन का न्यूनतम मान कितना होगा, 2 होगा, और अधिकतम मान पता नहीं। इतनी बात समझ आई नहीं? अब देखिए ध्यान से, अभी जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक फंक्शन है हमारे पास y बराबर, ठीक, 10x प्लस cot x। तो हमने क्या लगाया, हमसे पूछा कि बताओ इस फंक्शन का रेंज बताओ। ठीक, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। ठीक, सोल्यूशन देखिए, तो इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, हमने tan और cot पे रेंज लगाया am/gm। तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस cot x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x इंटू cot x की पावर 1/2। 10 और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 10x प्लस cot x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से कितना आ गया, y कितना आ गया, 2 या 2 से बड़ा आ गया। तो यहाँ से रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ गया भाई, 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अभी ध्यान से देखिए, आगे देखिए। अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार यूज़ होता है और क्वेश्चन इस पर बहुत अच्छे लेवल के बनते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, और इसको कैसे अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए। जिन नंबर्स पे अप्लाई करना है वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए, और उन नंबर्स को पहचानिए पहले। आप उन नंबर्स को नहीं पहचान पाओगे तो आप ये कैसे जान पाओगे कि अप्लाई किस पे करना है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कहा एक फंक्शन हमारे पास है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक, और फिर मैंने इधर ले लिया 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। तो आपको पता है मेरे को इसका रेंज फाइंड करना है। क्या करना है, रेंज फाइंड करना है। तो देखो ये जो आया हमारे पास फंक्शन, इसका रेंज कितना आएगा, 2 से इन्फिनिटी। ये जो फंक्शन हमारे पास है इसका रेंज कितना आएगा, 2 से इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बात है, इसका रेंज, इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मिनिमम वैल्यू 2। तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा रेंज हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। ये बात समझिएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट, दोनों जुड़ जाएंगे रेंज। बात समझ आई नहीं आई? अगला देखिए, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक फंक्शन लिखा y बराबर, कुछ भी लिख के दे दिया। ये कह रहा है मेरे से 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x, और हमसे कह रहा है कि कुछ इसमें जोड़ दिया, प्लस 5 जोड़ दिया। तो हमें पता है इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज होता है 2 से इन्फिनिटी। 5 जोड़ दिया तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आया, 7 से इन्फिनिटी आया। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहने का मतलब है, आपको मैंने बेसिक सारे आपके क्लियर कर दिए मैंने। बस क्या है कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है। जो हमने पढ़ाया है उसको बहुत ढंग से पढ़ना है, कोई दिक्कत ना है। अगर आप चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़ते हो, समझते हो कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल जो आपका होगा बहुत बढ़ जाएगा। आप चीज़ों को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप चीज़ों के बेसिक तक जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रेंज के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ग्राफ कैसे बनते हैं, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का ग्राफ, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फिर उसमें मैं आपको लॉग के ग्राफ बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ बताऊंगा आपको, क्वाड्रेटिक का मैं आपको बता चुका हूं। क्वाड्रेटिक प्रैक्टिस करिए घर पे जाके आप, ठीक। तो आज इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बनाइए। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।